नमस्कार दोस्तों, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, द लिशियम प्लेटफॉर्म पर आपको यूपीएससी के साथ साथ यूजीसी नेट की भी तैयारी कराई जा रही है, जहां यूजीसी नेट सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं मैक्स वेबर पर चर्चा कर रहा था इसी क्रम में, और आप जब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो काफ़ी थिंकर्स मैं पढ़ा चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार करा रहा हूँ, और मैं दुर्खीम को पढ़ा चुका हूँ, कार्ल मार्क्स को पढ़ा चुका हूँ, कॉम्टे को पढ़ा चुका हूँ, स्पेंसर पर भी चर्चा कर चुके हैं। और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं मैक्स वेबर पर चर्चा कर रहा था। तो मैंने मैक्स वेबर की किताबों के बारे में आपको बता दिया था कि उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, बुक्स कौन सी हैं। इसके साथ ही मैंने मैक्स वेबर के जो अवधारणाएं थी, उनके जो कॉन्सेप्ट थे, उन पर भी चर्चा कर ली थी। तो लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ व्यस्तताएं हो गई, जिसके कारण मैं रेगुलर अपने लेक्चर लेके नहीं आ पाया। लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि अब रेगुलर लेक्चर आए। तो मैक्स वेबर का जो सिद्धांत है, आज हम उनके सोशल एक्शन पर बात करेंगे कि वो सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं समाजशास्त्र को मैक्स वेबर कैसे देखते हैं, तो देखेंगे। और सोशल एक्शन जो क्रिया है, सामाजिक जो क्रिया है, वो अपना जो सिद्धांत देते हैं मैक्स वेबर, द थ्योरीज ऑफ सोशल एक्शन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जो उनकी बुक थी। बाद में इसको ये गूगल पे जो मिला, मैंने वो यहाँ पर लगा दिया। तो इसमें वो सोशल एक्शन के बारे में अपना सिद्धांत देते हैं। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि सामाजिक क्रिया क्या है, सामाजिक क्रिया को वो कैसे देखते हैं, उनके देखने का तरीका क्या है। सामाजिक क्रिया को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो मैक्स वेबर है, वो समाजशास्त्र के बारे में क्या कहते हैं, वो सोशियोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं, और समाज के बारे में वो अपने क्या विचार देते हैं, सोसाइटी के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो हम देखेंगे, जब वो समाज के बारे में मैक्स वेबर अपने विचार देते हैं तो वो तीन भाग में बांट करते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, समाजशास्त्र का जो सब्जेक्ट मैटर है, वो कहते हैं समाजशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर सोशल एक्शन है, सामाजिक क्रियाएं हैं। जो सामाजिक क्रिया है वही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जबकि वो आगे कहते हैं कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, जो समाजशास्त्र का जो नेचर है, वो व्याख्यात्मक है, वो वस्तुहीन है। समाजशास्त्र का जो नेचर है वो वस्तुहीन है, यानी व्याख्यात्मक है। और समाजशास्त्र की जो पढ़ने का तरीका है, समाजशास्त्र का जो अध्ययन विधि है, वो आइडियल टाइप है, यानी वो आदर्श प्रारूप के रूप में समाजशास्त्र के अध्ययन विधि है। तो हम यहाँ पर ये जान गए हैं कि मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रियाएं बताते हैं, जबकि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, समाजशास्त्र का जो नेचर है, वो उसे व्याख्यात्मक कहते हैं। और समाजशास्त्र को पढ़ने का जो तरीका है, वो जो अध्ययन विधि है, वो आइडियल टाइप के रूप में उसमें शामिल है। आगे वो जब समाज के बारे में कुछ विचार देते हैं, तो यहाँ पर वो अथॉरिटी और पावर के बारे में बताते हैं, कि शक्ति और सत्ता के बारे में अपने विचार देते हैं। मैक्स वेबर आगे रिलीजन के बारे में विचार देते हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो उनकी 1905 में बुक आई। उन्होंने धर्म के बारे में उसमें विचार दिया। आगे वो ब्यूरोक्रेसी पर भी अपने विचार देते हैं। तो हम देखेंगे कि मैक्स वेबर समाज शास्त्र के बारे में अलग विचार देते हैं। समाजशास्त्र को वो एक व्याख्यात्मक विज्ञान मानते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक क्रिया मानते हैं, और समाजशास्त्र को पढ़ने का जो तरीका है वो आइडियल टाइप के रूप में देखते हैं। जबकि समाज के बारे में जब वो विचार देते हैं, तो वो धर्म के बारे में विचार देते हैं, अथॉरिटी एंड पावर के बारे में विचार देते हैं, और अपना ब्यूरोक्रेसी के बारे में वो विचार देते हैं। आज हम सामाजिक क्रिया पर बात कर रहे हैं, तो देखते हैं सामाजिक क्रिया के बारे में क्या कहते हैं। सामाजिक क्रिया में अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर की जब हम बात करेंगे, तो उसके पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि सामाजिक क्रिया क्या है। जब दो व्यक्ति तर्कपूर्ण व्यवहार करते हैं, जब दो व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं और उनकी बात का आधार तर्क हो, तो इस प्रकार की क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। लेकिन यदि हम यही सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के अनुसार देखें, तो वो कहते हैं कि तर्कपूर्ण व्यवहार तो हो ही, साथ में जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसका दृष्टिकोण भी उसमें समाहित हो। यानी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर कहते हैं कि सामाजिक क्रिया तभी सामाजिक क्रिया है जब सामाजिक क्रिया करने वाले व्यक्ति का
जो दृष्टिकोण है वो उसमें समाहित हो, तो हम ऐसी क्रिया को सामाजिक क्रिया मानेंगे। जो यहाँ पर प्रतिक्रियात्मक व्यवहार लिखा है, हम इसको अंतःक्रियात्मक व्यवहार भी कह सकते हैं। यानी एक क्रिया और दूसरी क्रिया, मैंने कोई क्रिया की और आपने उसका जो उत्तर दिया, जब क्रिया प्लस क्रिया जुड़ गई तो उसको हम कहते हैं अंतःक्रियात्मक व्यवहार। और यह अंतःक्रियात्मक जो व्यवहार होता है, अगर इसमें उद्देश्य निहित हो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हो, लेकिन वो उद्देश्य के साथ हो और उसमें कर्ता का क्या हो, दृष्टिकोण समाहित हो, तो ऐसे व्यवहार को मैक्स वेबर अंतःक्रियात्मक व्यवहार के रूप में मानते हैं। मैक्स वेबर आगे कहते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए 3 चीजों का होना, वो कुछ शर्तें बताते हैं कि सामाजिक क्रिया के लिए निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। सोशल एक्शन की बात हो रही है, बहुत इंपोर्टेंट उनका कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना आवश्यक है। तो वो कहते हैं सामाजिक क्रिया तभी होगी जब कर्ता जो क्रिया कर रहा हो उसका कोई अर्थ हो, उसका क्या हो, उसकी कोई निश्चित मीनिंग हो, और यह क्रिया क्या हो, समाज से प्रभावित हो, समाज से संबंधित हो। और इसके साथ एक पॉइंट छूट गया, और कर्ता का दृष्टिकोण, कर्ता का दृष्टिकोण इसमें शामिल हो। यानी जो एक्शन हम कर रहे हैं उसमें हमारा जो व्यू है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। यदि इन 3 चीजों की पूर्ति किसी क्रिया में होती है तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया मानी जाएगी। क्या क्या होना चाहिए? एक तो क्रिया जो हो रही है उसका अर्थपूर्ण व्यवहार हो, समाज से संबंधित हो, और कर्ता का दृष्टिकोण उसमें शामिल हो, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाती है। सामाजिक क्रिया की वो यहाँ पर परिभाषा देते हैं, हम इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पुस्तक है इसमें मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया का उल्लेख करते हैं, सोशल एक्शन का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब तक उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति यानी कर्ता, किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति यानी कर्ता, या बहुत से व्यक्ति यानी व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए, कर्ता के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में दूसरे व्यक्ति के मनोभाव तथा क्रियाओं का समावेश हो, तो हम उस क्रियाओं का समावेश हो और उन्हीं के अनुसार उनकी गतिविधि निर्धारित हो। ये जो परिभाषा है ये मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में दी। हम इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी होगी जब उसमें जो कर्ता है, कर्ता का जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, और जिसके साथ वो कार्य कर रहा है या क्रिया कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उस व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को वस्तुनिष्ठता के साथ समझ रहा है, और तब वो क्रियाएं हो रही हैं, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाएगी। हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक ऑफिस में कोई एक ऑफिसर है, वो कुछ वस्तुनिष्ठता के साथ, वो कुछ व्यक्तिनिष्ठता के साथ अपने अधीनस्थ को एक आदेश देता है कि फला फाइल उठा के लाइए या फला फाइल दे दीजिए। जिस व्यक्तिनिष्ठता के साथ उस ऑफिसर ने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया, और उसी व्यक्तिनिष्ठता को वो उतनी ही वस्तुनिष्ठता के साथ समझता है, यानी वो उसमें अपने मूल्य नहीं लगाता है, जबकि कर्ता के मूल्य जो थे, कर्ता का जो पर्सपेक्टिव था, कर्ता का जो व्यू था, वो उसी के साथ उस फाइल को उठा देता है और उस क्रिया का पूरा अर्थ समझ लेता है। और जब इस हिसाब से क्रिया होती है तो वो कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया होगी, यानी उसमें व्यक्तिनिष्ठता के साथ साथ वस्तुनिष्ठ आज्ञा का पालन हो रहा हो, या वस्तुनिष्ठता के साथ वो उस चीज को समझ रहा हो, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाएगी। तो यहाँ पर हमें लगता समझ में आ गया होगा सामाजिक क्रिया क्या है। एक बार मैं और समझाने का प्रयास करता हूँ कि सामाजिक क्रियाओं की वो विशेषताएं बताते हैं कि एक तो उसमें क्या हो कि अर्थ निहित हो, कर्ता का दृष्टिकोण शामिल हो, और साथ ही
वो समाज से संबंधित हो। यदि इन विशेषताओं से युक्त कोई क्रिया हो रही है तो वो सामाजिक क्रिया है। और सामाजिक क्रिया के बारे में वो बाद में परिभाषा देते हैं कि हम उसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहेंगे जिसमें व्यक्ति का जो व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है और उसको दूसरा व्यक्ति उसी वस्तुनिष्ठता के साथ समझ रहा है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सामाजिक क्रिया कहेंगे। वो सामाजिक क्रिया की कुछ शर्तें बताते हैं कि सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। वो सामाजिक क्रियाओं की 4 शर्तों की यहाँ पर बात करते हैं कि यदि इन शर्तों को फुलफिल कोई करता है, इन शर्तों पर कोई खरा उतरता है, तो ऐसी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं कही जाएंगी। तो देखते हैं भाई कौन कौन सी शर्तों की बात कर रहे हैं। सामाजिक क्रिया किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के, चाहे वे परिचित हों या अपरिचित हों, के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार के द्वारा प्रभावित होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया तभी होगी या तो वो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के, चाहे वो उस व्यक्ति से परिचित हों या परिचित न हों, उनके भूत, वर्तमान और भविष्य व्यवहार से प्रभावित हों, तो ऐसी क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। सोशल एक्शन के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति उसके पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट से प्रभावित होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति सुरक्षा की दृष्टि से अपनी हत्या कर लेता है, अपने जीवन का अंत कर लेता है, तो ऐसी क्रिया को मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया मानते हैं, क्योंकि वो क्या था? किसी के भूतकाल से यानी पास्ट से प्रभावित था। अब किसी की पुरानी दुश्मनी थी, पिछली दुश्मनी के कारण किसी पर आक्रमण कर दिया, तो ये वो कहते हैं ये सामाजिक क्रिया है, क्योंकि वो उसके भूत से प्रभावित था। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, जब इसमें लिखा है कि कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा जो नोट्स बनाए जाते हैं, परीक्षा की जो तैयारी की जाती है, ये सारे व्यवहार सामाजिक क्रिया है, क्योंकि ये भूत या वर्तमान या भविष्य से प्रभावित है, किसी परिचित या अपरिचित व्यक्ति से। तो हमें लगता है यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि वो सामाजिक क्रिया के लिए आवश्यक शर्त मानते हैं कि वह किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान या भविष्य से प्रभावित होनी चाहिए, तभी वह सामाजिक क्रिया होगी। फिर वो आगे कहते हैं कि सभी क्रियाएं सामाजिक क्रियाएं नहीं होती। यहाँ पर लिखा प्रत्येक प्रकार की क्रिया, वाह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती यदि वह पूर्णतः जड़ या बेजान वस्तु से की जाती है। तो हर प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि कोई क्रिया किसी जड़ या अचेतन वस्तु से की जाती है तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आती। उदाहरण के तौर पर हम यदि किसी मूर्ति के सामने अपनी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, अपना भजन पाठन कर रहे हैं, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि हम जड़ और चेतन वस्तु के साथ सामाजिक क्रिया कर रहे हैं। यदि हमें कोई पुजारी भजन करा रहा है और हम उस भजन को दोहरा रहे हैं, तो ऐसी क्रिया क्या हो जाएगी? सामाजिक क्रिया कही जाएगी। अपितु पुजारी के साथ साथ उसके आदेशानुसार किया गया व्यवहार सामाजिक क्रिया है। पुजारी जी ने कहा फूल चढ़ाइए और हमने फूल चढ़ा दिए, तो ये सामाजिक क्रिया हो गई, क्योंकि पुजारी जी का जो महाराज साहब, जो हमारे पंडित जी हैं, उनका आदेश था कि फूल चढ़ाइए, उन्होंने व्यक्तिनिष्ठता के साथ कहा और हमने वस्तुनिष्ठता के साथ समझ लिया और उसी के रूप में क्रिया करती, तो वो सामाजिक क्रिया है। यदि हम हनुमान जी के सामने जाते हैं और अकेले खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। उसको मैक्स वेबर कह रहे हैं, यहाँ मैं कुछ नहीं कह रहा। फिर आगे मैक्स वेबर एक और शर्त बताते हैं कि यदि प्रत्येक प्रकार का संपर्क, आप किसी से मात्र संपर्क कर लेते हैं, तो वो सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता। उसके लिए आवश्यक जरूरी है कि वह एक दूसरे के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित हो। मान के चलो आप एक बस में जा रहे हो, आपके बगल में कोई दूसरा यात्री बैठा है और आपका कंधा और उसका कंधा आपस में, एक व्यक्ति किसी उद्देश्य के साथ आपसे कंधा ऐसे कर रहा है कि आप उसकी तरफ देखो और आप उसको नहीं समझ रहे हो, उसके इशारे को नहीं समझ रहे हो, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं कि भौतिक संपर्क मात्र सामाजिक क्रिया नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि आपको, अगर उसने ऐसे कंधा किया और आप उस कंधे का अर्थ समझ जाते कि ये आपको अपनी तरफ कह रहे हैं, आप अपनी तरफ मुखातिब होने की बात कर रहे हैं, अपनी तरफ देखने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कही जाएगी। यूजीसी नेट में ये वाला उदाहरण, जो साइकिल सवार वाला उदाहरण है, ये बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार, इसलिए हमने इसको यहाँ पर रखा है कि 2 साइकिल सवार यदि आपस में टकरा जाते हैं और वो बातचीत नहीं करते, टकराए और अपनी अपनी साइकिल उठा के दोनों चले गए, तो भौतिक संपर्क हुआ। उन्होंने ना तो एक दूसरे को मारा पीटा, न ये कहा भाई साहब आपको चोट आई या आपको चोट नहीं आई,
और वो टकराते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं और अपनी अपनी साइकिल उठाकर चले जाते हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं कि ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। यदि वह टकराते, एक दूसरे से लड़ जाते या गाली गलौज कर देते या उनका हालचाल पूछ लेते कि भाई साहब आपको लगी तो नहीं है, या आपको तो नहीं लगी, बच्चे आपको तो नहीं लगी, बच्चे आपको तो नहीं लगी, यदि ऐसा कोई इंटरेक्शन हो जाता तो वो सामाजिक क्रिया कही जाती। तो यहाँ पर हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो कहते हैं कि किसी के बगैर भूत वर्तमान भविष्य से प्रभावित होकर आप कोई क्रिया करते हो तो वो सामाजिक क्रिया है। जड़ या अचेतन वस्तु से आप क्रिया करते हो तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। भौतिक संपर्क मात्र सामाजिक क्रिया नहीं है। यदि उसके साथ अर्थपूर्ण कुछ व्यवहार हो जाता है तो वो सामाजिक क्रिया है। वो कहते हैं सामाजिक क्रिया ना तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। मान के चलो बहुत से व्यक्ति एक साथ थे और बारिश हुई और सभी लोगों ने छाता अपना खोल लिया, तो वो क्या है कि सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति वो तो इंडिविजुअल एक्शन हुआ। एक किसी से आप प्रभावित होकर थोड़ी ना किए, बारिश हुई और आपने छाता खोल लिया, तो वो सामाजिक क्रिया नहीं है। अगर आप किसी को देखकर उसके इशारे के आधार पर अपना खुद छाता खोल लेते तो ऐसी क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती। तो ये मैंने उदाहरण जो इसमें लिखा है वो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। फिर वो कहते हैं जैसे कोई एक व्यायाम का टीचर है जो पीटी करवाता है, ठीक है, व्यायाम के टीचर के निर्देश के अनुसार पीटी करना सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें अर्थपूर्ण व्यवहार हो रहा है। जब वही है कि जैसे पुजारी पूजा के लिए हमें आदेश दे रहे हैं और हम उन्हीं के अनुसार कार्य करते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, सामाजिक क्रिया हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज वाले जो टीचर हैं वो कह रहे हैं कि अब फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, और वो जैसा आदेश दे रहे हैं हम उसी के अनुसार एक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सोशल एक्शन हो रहा है। लेकिन यदि बरसात हो रही थी और हम सब ने एक साथ छाता खोल लिया, बहुत समूह में लोग बागों ने छाता खोल लिया, तो इस प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा मैंने क्या क्या बता चुका हूँ आपको। पहले मैंने बताई कि क्रिया क्या है, यानी अर्थपूर्ण व्यवहार ही क्रिया है, और यहाँ पर अंतःक्रियात्मक संबंध बताया कि उसमें प्रतिक्रिया शामिल हो जाती है। यहाँ पर क्रिया की परिभाषाएं बताई, क्रिया का अर्थ बताया, और क्रिया की विशेषताएं कि क्या क्या होना चाहिए ये परिभाषा बताई, और यहाँ पर जो मैक्स वेबर 4 शर्तों की बात करते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया। आगे मैक्स वेबर कहते हैं कि जो क्रियाएं हैं वो 4 प्रकार की होती हैं सामाजिक क्रिया। पहली क्रिया वो कहते हैं कि तार्किक क्रिया, रैशनलिस्टिक रिएक्शन, जो एक रैशनल, ठीक है। फिर दूसरी मूल्यात्मक क्रिया होती है, इवोल्यूटिव एक्शन की बात करते हैं। फिर भावनात्मक इफेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, और आगे वो परंपरागत एक्शन की बात करते हैं, यानी ट्रेडिशनल एक्शन की बात करते हैं। रैशनल एक्शन, इवोल्यूटिव एक्शन, इफेक्टिव एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन। पहले प्रकार की जो क्रिया है वो उसे तार्किक क्रिया मानते हैं, इसको वो तार्किक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। तार्किक क्रिया यानी रैशनल एक्शन। तो तार्किक क्रिया कब होगी, जब कर्ता का जो उद्देश्य निश्चित हो। उसमें क्या हो कि कर्ता का अपना उद्देश्य निश्चित हो, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहेंगे, तार्किक क्रिया कहेंगे। हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। वह क्रिया जिसमें कर्ता उद्देश्य निश्चित करता हो तथा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों का चयन करता हो, किसके अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, और तर्कपूर्ण, यानी एक तो उद्देश्य निश्चित करता हो, तर्कपूर्ण उद्देश्य निर्दिष्ट करता हो, साधनों का चुनाव करता हो, और अपनी क्षमता अनुसार करता हो, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, तार्किक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगी। ऐसी क्रिया को मैक्स वेबर तार्किक क्रिया कहते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करना एक रैशनल एक्शन है, एक तार्किक क्रिया है। नौकरशाही रैशनल एक्शन है, तार्किक क्रिया है। इंजीनियर द्वारा पुल का बनाना तार्किक क्रिया है। युद्ध जीतने हेतु सेना के कमांडर द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति, ये सब तार्किक क्रियाएं हैं, क्योंकि ये युक्तिपूर्ण है, एक तो रैशनल है, दूसरा उद्देश्य निहित है और क्षमता के अनुसार है, और साधनों का चयन किया गया है। तो जब इन सब चीज़ों की विशेषताएं जिस क्रिया में होती हैं वो क्रिया तार्किक क्रिया कही जाती है। फिर एक क्रिया आती है मूल्यात्मक क्रिया, या आपकी कहें जो मूल्यों के आधार पर जब क्रिया का डिसाइड होता है तो वह क्रिया मूल्यात्मक क्रिया कहलाती है। वह क्रिया जिसमें साधनों का चयन उसकी क्षमता के अनुसार तो किया जाता है, लेकिन उद्देश्य का निर्धारण सामाजिक मूल्यों के आधार पर किया जाता है।
सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं, नैतिक मूल्य, धर्म, राजनीति या आर्थिक आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है, मूल्यात्मक क्रिया कहलाती है या इवोल्यूटिव एक्शन कहलाती है। इसमें व्यक्ति की कीमत पर, इसमें लिखा है आगे जो है कि इसमें व्यक्ति की कीमत पर समाज के लाभ या हित सुनिश्चित हो जाते हैं। इसमें व्यक्ति के हित सुनिश्चित नहीं होते हैं बल्कि समाज के हित सुनिश्चित होते हैं। इस क्रिया के पीछे व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य ना होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं और ऐसी क्रिया को मैक्स वेबर मूल्यात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि मैक्स वेबर आइडियल टाइप की बात करते हैं, आदर्श प्रारूप की बात करते हैं। आदर्श प्रारूप का मतलब यहाँ मैक्स वेबर का है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो कहते हैं जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में कोई चीज विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, लेकिन उसका जो विशुद्ध रूप है, उसका जो प्योर फॉर्म है, उसको हम लाइब्रेरी में बना लेते हैं। कहते हैं गंधक जो है, गंधक समाज में थोड़ी ना मिल रहा है विशुद्ध रूप में, लेकिन जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो कुछ क्रियाएं कर लेते हैं, उस क्रिया के बाद हम गंधक को प्राप्त करते हैं। हमें सोना प्रकृति में विशुद्ध नहीं मिलता है, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं कुछ रिएक्शन करते हैं तो हम उसका प्योर फॉर्म बना लेते हैं। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि समाज में जो क्रियाएं हैं वो ये क्रिया के आदर्श प्रारूप हैं। इनमें से एक क्रिया इनके लगभग करीब भी हो सकती है या दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप भी हो सकता है, लेकिन क्रियाओं का जो वाकई प्योर फॉर्म है वो यही क्रियाएं होंगी, या तो तार्किक क्रिया होगी या मूल्यात्मक क्रिया होगी या भावनात्मक क्रिया होगी या परंपरागत क्रिया होगी। हमें लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि आदर्श प्रारूप को वो कैसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह। वो कहते हैं प्राकृतिक विज्ञानों में क्या होता है कि वो लाइब्रेरी में जाकर उसका कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, वो लाइब्रेरी में उसके प्योर फॉर्म को बनाते हैं और प्रकृति में थोड़ी ना। ऐसी जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो समाज में थोड़ी ना प्योर रूप में बनेगी, लेकिन हम उनका आदर्श प्रारूप तो तैयार कर सकते हैं। तो सामाजिक क्रियाओं का ये आदर्श प्रारूप यहाँ पर मैक्स वेबर है। बाकी मैं आदर्श प्रारूप जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, एक तो तार्किक क्रिया हो गई है और एक आपकी एक मूल्यात्मक क्रिया हो गई। मूल्यात्मक क्रिया में क्या होता है कि व्यक्ति मूल्यों के आधार पर क्रिया करता है। यहाँ पर रैशनल नहीं होता, वो स्वयं के भले के लिए कार्य नहीं करता, वो समाज के लिए कार्य करता है। जैसे जौहर प्रथा एक ऐसी है मूल्यात्मक क्रिया है। जैसे देश के लिए अपनी जान दे देना, यह मूल्यात्मक क्रिया है। गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन या गांधी के द्वारा किए गए आंदोलन कैसे हैं, सारे मूल्यात्मक क्रिया। फिर आगे वो एक बात करते हैं कि भावनात्मक या इफेक्टिव एक्शन, जो भावनाओं और संवेग के आधार पर क्रियाएं होती हैं, जिनमें साधनों का निर्धारण फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर होता है, उसको हम भावनात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक माँ का अपने बच्चे को लाड़ प्यार करना, दुलारना या कभी कभी क्रोध में उसे मार भी देना, उसको थप्पड़ भी मार देना। दूसरा, उसे लोरी सुनाना, एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के गले लगकर उसकी पीठ का थपथपाना। ये सब क्रियाएं जो भावना के आधार पर हो रही हैं, जो इमोशंस और फीलिंग के आधार पर हो रही हैं, ये सारी क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कही जाती हैं, इफेक्टिव एक्शन कही जाती है। फिर लास्ट जो उनकी क्रिया है उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल क्रिया, यानी जो परंपरा के आधार पर, जो प्रथाओं के आधार पर, जो कर्मकांड और सामूहिक भावनाओं के आधार पर जो क्रियाएं की जाती हैं, हम उन्हें परंपरागत क्रिया कहते हैं। जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारी कोई रैशनैलिटी नहीं है इसमें कि बड़ों का आदर करना, लेकिन ट्रेडिशन बना हुआ है कि ट्रेडिशनल क्रिया है। जैसे जब विवाह हो, शादी हो, तो उसमें हमें मोर पंख लगाना चाहिए, गले में पैसों की माला डालना चाहिए। तो ये क्या है, ये सब ट्रेडिशन बन चुका है। ट्रेडिशन के आधार पर ये क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम परंपरागत क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। हमें प्रणाम करना चाहिए, जब कोई बड़ा मिले तो हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। तो ऐसी क्रियाएं क्या क्या, क्या कहलाई जाती हैं, आपकी परंपरागत क्रियाएं कहलाई जाती हैं। जातिगत व्यवहार करना भी एक परंपरागत क्रिया है। हमने कहा कि साहब आप सो कॉल्ड उच्च जाति के हो, आप सो कॉल्ड निम्न जाति के हो, लेकिन अगर हम जाति के आधार पर कोई एक्शन कर रहे हैं, जाति के आधार पर कोई क्रिया कर रहे हैं, तो ऐसी सारी क्रियाएं क्या है, आपकी परंपरागत क्रियाएं हैं। ट्रेडिशनल एक्शन के रूप में उसको हम शामिल करते हैं। तो देखो
यहाँ पर मैंने मैक्स वेबर की जो सामाजिक क्रिया है उसके सारे पक्षों को आपको बताने का प्रयास किया है, सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया है। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क कर ही सकते हैं, हमसे जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली जुड़े हैं, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके जस्ट बाद हम मैक्स वेबर का नेक्स्ट वाला जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।